नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा और इसके अलावा उसके एमसीक्यूज हमने पढ़े। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन। अपना टॉपिक है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या इसी का दूसरा नाम है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। वैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना, और जिसका रिलेशन किसके साथ में, ऑर्थोस्टैटिक इट्स ए पोजीशन इन विच पेशेंट इज अपराइट, है ना। तो अपराइट पोजीशन में ब्लड प्रेशर का कम होना या पोजीशन के चेंज होने से ब्लड प्रेशर का कम होना। तो व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन? तो इट इज ए कंडीशन इन विच व्हेन द क्लाइंट इज lying down in a supine position, and when the client from supine position to sit up or stand up, there is significant fall in systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Now what is orthostatic hypotension? Definition की हम बात करें तो it is a condition in which when the patient is from lying down position to sitting up or standing up, there is significant fall into systolic and diastolic blood pressure. क्या डेफिनेशन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन की? It is a condition in which when the patient is from lying down position to sit up or standing up, there is significant fall in systolic and diastolic blood pressure. Significant word का मतलब होता है फर्क पड़ता है, मतलब इतना फॉल डाउन हो जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कि बॉडी में उसका पता चलने लग जाए। तो ये कितना होना चाहिए? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर might be fall more than 20 mm of Hg, and diastolic blood pressure might be fall more than 10 mm of Hg. This is known as postural hypotension, positional hypotension और orthostatic hypotension. तो क्या है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? ये कंडीशन है जिसके अंदर जब मरीज लेटी हुई अवस्था से बैठी हुई अवस्था में आता है या खड़ी अवस्था के अंदर आता है, तो उस समय इतना ब्लड प्रेशर में फॉल डाउन हो जाए कि उसकी बॉडी में उसका फर्क पड़े, है ना, उसकी बॉडी में कुछ ऐसा होए जो नॉर्मली नहीं होता है। तो उस हाइपोटेंशन को हम कौन सा हाइपोटेंशन कहते हैं? पोस्चरल हाइपोटेंशन। अच्छा, बॉडी में ये जो उसको पता लगने लग जाए कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को गिडीनेस होता है, डिजीनेस होता है, ब्लैकआउट्स आता है, फॉल हो सकती है पेशेंट में। तो ये पेशेंट को पता लगने लग जाना ये कब होता है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm of Hg से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का फॉल डाउन 10 mm of Hg से ज्यादा हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा कि जब हम लेटी हुई अवस्था में रहते हैं तो हमारे बॉडी का सारा ब्लड जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है लोअर बॉडी पार्ट में और अपर बॉडी पार्ट में, है ना। अगर मैं इस लाइंग डाउन पोजीशन में हूं तो मेरी बॉडी में जो मेरी ब्लड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोअर और अपर पार्ट ऑफ बॉडी में। जब मैं इस लेटी हुई अवस्था से बैठूंगा या खड़ा होऊंगा तो जैसे ही मैं ऐसे होता हूं मेरे ब्लड की पुलिंग होती है, और किस तरफ पुलिंग होएगी? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में।
जब ब्लड की पुलिंग लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड की सप्लाई लेस हो जाती है, ऊपर के पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। जब अपर बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ना, मान लो ये पेशेंट लेटी अवस्था में था, जैसे ही बैठा ब्लड की पुलिंग हुई लोअर पार्ट में, और ये पुलिंग क्यों रही, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, है ना, जिधर ग्रेविटी होगी ब्लड जो है फ्लूइड है और फ्लूइड का ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होगा। तो जैसे ही मूवमेंट लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ पुलिंग होता है तो लगभग 600 से 700 ml ब्लड जो है वो अपर बॉडी में कम सप्लाई होता है। जब हम लेटी अवस्था में रहता है तो अपर बॉडी में सप्लाई अच्छी होती है, जब हम खड़ी अवस्था में रहते हैं तो 600 से 700 ml वॉल्यूम जो है वो कम जाता है अपर बॉडी पार्ट में। जब अपर बॉडी पार्ट में वॉल्यूम कम जाएगा, ये नॉर्मली होता है, और अगर नॉर्मली ऐसा होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है ना। जब मैं लेटी हुई अवस्था से बैठी हुई या खड़ी हुई अवस्था में आता हूं तो ये अपर बॉडी पार्ट में वॉल्यूम का कम सप्लाई होना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपर बॉडी में ब्लड कम जाएगा, है ना, उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वीनस रिटर्न, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड का वापस आना, वापस लेके आने वाली वैन होती है, और ये वैन अगर हार्ट को ब्लड वापस कम लेके आएगी तो इसको बोलते हैं वीनस रिटर्न होना। तो वीनस रिटर्न कम होगा, जब वीनस रिटर्न कम होगा तो अपने हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा, जब हार्ट में ब्लड कम आएगा तो वेंट्रिकल्स जो ब्लड को वापस पंप करेंगे उनमें फीलिंग कम होगी, जब वेंट्रिकल्स की फीलिंग कम होगी तो डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, जब डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हार्ट पंप करता है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो अपर बॉडी के एरिया के अंदर, लोअर बॉडी में तो ग्रेविटी से जा सकता ब्लड, लेकिन अपर बॉडी में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन, तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम होगी, इसकी वजह से सेरिब्रल इस्चीमिया होगा, और सेरिब्रम में जब ब्लड की सप्लाई कम होगी और इस्चीमिया होगा तो पेशेंट को गिड्डीनेस, ब्लैकआउट्स और जो है उसको जो है रेस्टलेसनेस होगा, और पेशेंट जो है उसमें फॉल डाउन होने लग जाता है। तो क्या मैकेनिज्म है कि जब ब्लड का पुलिंग होता है लोअर बॉडी पार्ट में तो अपर बॉडी पार्ट में ब्लड का सप्लाई कम होता है, वीनस रिटर्न कम होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग कम होती है, डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, सेरिब्रल जो है सप्लाई परफ्यूजन लेस होता है, और उसकी वजह से सेरिब्रल इस्चीमिया होता है, इस्चीमिया का मतलब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई का कम होना, और उसकी वजह से जो है इंडिविजुअल को, क्लाइंट को जो है वो गिडीनेस और ब्लैकआउट्स आते हैं। नाउ इसके लिए क्या करना होता है, तो नॉर्मली इन नॉर्मल वे में हमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नहीं होता है। तो ये तो होना चाहिए कि हम हमेशा लेटे रहते हैं और हम जैसे ही खड़े होते हैं ब्लड की पूलिंग हो जाती है, और सबको होना चाहिए, लेकिन सबके साथ में डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। थैंक गॉड ऐसा नहीं होने का क्या रीजन है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जो इस ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल हाइपोटेंशन को रोकने में मदद करती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन नहीं होने देती है। ये कौन कौन सी मैकेनिज्म है, तो सबसे पहली मैकेनिज्म होती है कार्डियक रेस्पॉन्स, अपना हार्ट का रेस्पॉन्स। जैसे ही हम लाइंग डाउन पोजीशन से सिट और स्टैंड अप पोजीशन के अंदर आते हैं, हमारा हार्ट जो है वो कंपनसेट करता है और वो कार्डियक आउटपुट को मैनेज करता है और ब्रेन को ब्लड का परफ्यूजन सही अमाउंट में कराता है ताकि हमें गिड्डीनेस और ब्लैकआउट्स नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वेस्कुलर रेस्पॉन्स। वेस्कुलर रेस्पॉन्स क्या, कि जब हम लाइंग डाउन पोजीशन में होती है उस समय तो ब्लड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे ही मैं सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में आऊंगा तो ब्लड की पुलिंग होगी लोअर बॉडी पार्ट में। जब ब्लड की पुलिंग ज्यादा होगी उसी समय अपर की बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या करती है, मेरे लोअर बॉडी पार्ट की जो ब्लड वेसल है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और वो ब्लड को क्या करती है, स्क्वीज करती है। स्क्वीज करना मतलब इसके पिचकारना। तो जैसे ही वो ब्लड को ऐसी पिचकारी मारता है तो प्रेशर के कारण ब्लड जो है वो वापस जाता है, मतलब वीनस रिटर्न अच्छा होता है। जब वीनस रिटर्न अच्छा होएगा, हार्ट को ब्लड अच्छा आएगा तो वेंट्रिकुलर फिलिंग अच्छी होगी, और डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़िया होएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़िया होगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़िया होगा, तो सेरिब्रल इस्चीमिया नहीं होगा, तो हमें गिड्डीनेस, ब्लैकआउट्स नहीं आता है और फॉल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इस तरह की कई सारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो नॉर्मली हमें पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नहीं होने देती है, जिसमें एक मैकेनिज्म कार्डियक रेस्पॉन्स होती है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वेस्कुलर रेस्पॉन्स। उसके लिए सबसे जिम्मेदार जो है लोअर बॉडी पार्ट की ब्लड वेसल है, और इसमें मदद करती है मसल्स, और बड़ी मसल होती है काफ मसल, जिसको हम सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं, जो कि हमारे जो है लोअर लेग्स के अंदर पाई जाती है। और ये काफ मसल जो है उसको ब्लड को स्क्वीज करने में मदद करती है ताकि वीनस रिटर्न बढ़िया हो। जब भी वीनस रिटर्न बढ़िया होगा तो हमें जो है सेरिब्रल इस्चीमिया नहीं होगा। अब हम बात करें
कि जिनको पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है उनको क्या प्रॉब्लम होती है। तो उनमें ये जो मैकेनिज्म हमने बताई, जैसे हमने एक मैकेनिज्म पढ़ी, एग्जांपल लेते हैं हम वेस्कुलर मैकेनिज्म, जिसमें हम कहते हैं जैसे ही ब्लड जो है वो लोअर बॉडी पार्ट में पुल होता है तो हमारी ब्लड वेसल जो होती है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन द्वारा उसको क्या करती है, स्क्वीज करती है। अब एक इंडिविजुअल है जिसको आपने जो है कोई ऐसा जो है मेडिकेशन दिया जो वेजो डायलेशन कराता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन था और आपने उसको एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दवाई का नाम है एम्लोडिपिन। तो एम्लोडिपिन दवाई जैसी आपने उसको दी, उसने उस दवाई को लिया। एम्लोडिपिन दवाई जो होती है, सीसीबी जो होती है, वो पेरिफेरल वेजो डायलेशन कराते हैं। तो जैसे ही उसने वेजो डायलेशन करवाया, वो पेशेंट लाइंग डाउन से सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे आएगा, उसकी ब्लड की पुलिंग होगी तो उसका जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो रेस्पॉन्स है बॉडी का नॉर्मली वो फेल हो जाएगा, क्योंकि दवाई अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने दे रही है, वो तो वेजो डायलेशन करा के रखती है। तो ब्लड की पुलिंग लोअर बॉडी पार्ट में होगा, तो अपर बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़िया नहीं होगा, वीनस रिटर्न नहीं होगा, है ना, कार्डियक आउटपुट बढ़िया नहीं होगा, तो सेरिब्रल इस्कीमिया होगा, तो उस पेशेंट को ब्लैकआउट्स और डिजीनेस होगा। तो इस मैकेनिज्म को फेल करने के लिए कुछ ड्रग्स जिम्मेदार होती है, जिसमें एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एग्जांपल हमने लिया जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन, वो बहुत फेमस दवाई है जिसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा दूसरा मेडिकेशन जो होता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिप्लेस कर देते हैं। मान लो किसी इंडिविजुअल में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो बढ़िया है, वो ऐसी कोई दवाई नहीं ले रहा जो वेजो डायलेशन कराता हो, और वो सिटिंग लाइंग पोजीशन से जैसे ही स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में आया तो उसका ब्लड की पुलिंग हुई। अब उसकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रेस्पॉन्स तो बढ़िया है, ब्लड वेसल स्क्वीज तो कर रही है, लेकिन उसके ब्लड का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना वॉल्यूम चाहिए। तो ब्लड वेसल स्क्वीज तो हो रही है लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं है कि उसकी स्क्वीज होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को ऐसे पिचकाते हैं और उसमें अगर पानी नहीं है तो क्या पिचकारी निकलेगा, नहीं निकलेगा। और अगर उसमें पानी है और आप उसको स्क्वीज नहीं करेंगे तो भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो स्क्वीज करना और अंदर वॉल्यूम का होना भी जरूरी है। डायरेटिक जितनी भी ड्रग होती है वो डायरेटिक ड्रग बॉडी में वॉल्यूम को कम कर देती है, और जब बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ही कम होगा, फ्लूइड ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न नहीं होता है और उसकी वजह से जो है कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, उसकी वजह से सेरिब्रल इस्कीमिया होता है, उसकी वजह से ब्लैकआउट और डिजीनेस आते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट को डिप्लेस कर देता है, और दूसरा एग्जांपल लिया हमने डायरेटिक का जो कि वॉल्यूम को डिप्लेस जो है रिप्लेस कर देता है। और जब वॉल्यूम कम होगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली मैकेनिज्म फ्लॉप हो जाएगी तो उसकी वजह से बहुत कॉमन है कि पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाए। तो जो नॉर्मल बॉडी की मैकेनिज्म है उसको फ्लॉप करने में ये कुछ ड्रग्स है, हालांकि फार्माकोलॉजी में इन ड्रग को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स के ऊपर है तो पेशेंट आके आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है ना। आपने एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया पेशेंट को और वो पेशेंट जो है वो ड्रग ले रहा है, लेने के बाद में पेशेंट आपके पास में वापस आया और वो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि आपने जो दवाई दिया है उससे बीपी तो कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जैसे ही मैं दवाई लेता हूँ और दवाई लेने के बाद में जो है मेरे को क्या होता है कि चक्कर बहुत आते हैं और मेरे को ब्लैकआउट्स, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और कभी कभी तो मैं वास्तव में गिर जाता हूँ। तो ये पेशेंट का कंप्लेन क्या इंडिकेट करता है कि ये एक कंडीशन होगी पेशेंट में कि वो जब वो लाइंग डाउन से सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड की पुलिंग होती है लोअर बॉडी पार्ट में वो ब्लड वापस वीनस रिटर्न नहीं कर पाता है और उसकी वजह से सेरिब्रल इस्कीमिया होता है, अपर बॉडी पार्ट में ब्लड का सप्लाई लेस हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, क्या सजेस्ट करेंगे हम पेशेंट को इस वाली कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट इस तरह की कंप्लेन लेके आता है तो उसको पहला सजेशन यही होता है कि तुम ये जो पोजीशन चेंज होती है, सडन जो पोजीशन चेंज करते हैं अपन, मान लो अपन लाइंग डाउन पोजीशन में और अचानक हम बैठ के खड़े होकर चल लेते हैं, ये अवॉइड करें ना। पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोस्चर। तो आप जो लाइंग डाउन पोजीशन में हो इससे जब आप बैठते हो तो थोड़ी देर बैठे हुए रहे, जब आप बैठने के बाद में खड़े होते हो तो थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद में आप धीरे धीरे चले। अगर आपने सडन चेंज ऑफ पोस्चर अवॉइड कर दिया तो आपका जो है पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है कम होगा, आपको जो है चक्कर या गिडीनेस या ब्लैकआउट्स जो है वो कम आएंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी भी ये ड्रग्स होती है जो पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कराती है, ये सारी की सारी ड्रग जो है वो नाइट टाइम में लेनी होती है, आपको डे टाइम में नहीं लेना होता है, क्योंकि डे टाइम में इंडिविजुअल जो है वो एक्टिव होता है। रात को मेडिसिन लेने के बाद में अगर वो सो जाता है तो सडन चेंज ऑफ पोस्चर नहीं है, और नहीं है तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने की संभावना क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो एक तो अवॉइड करें सडन चेंज ऑफ पोस्चर, और दूसरा जो है मेडिकेशन शुड बी टेकन एट
नाइट टाइम। ये दो इंपॉर्टेंट सजेशन होते हैं जो पेशेंट सफर करता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन के साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी मेडिकेशन, बहुत सारी ड्रग्स जो है फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे जो ये कराने का काम करती है। और इससे क्या नुकसान है, तो ज्यादातर हाइपरटेंशन वाली बीमारी या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो ओल्ड एज में होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन एक कॉमन डिजीज है ओल्ड एज के अंदर। तो वो ओल्ड एज के पर्सन जब इस तरह की ड्रग्स लेते हैं और उनको अगर सडन ब्लैकआउट्स हो जाए तो उनमें फॉल की संभावना होती है। और ओल्ड एज में वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट होती है और फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है, और फ्रैक्चर बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है फॉल की वजह से, और इंजुरी होने की संभावना होती है, हेड इंजुरी हो सकता है, ज्यादातर बोनी फ्रैक्चर हो जाते हैं ओल्ड एज के पीपल के अंदर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको इस तरह का ड्रग चल रहा है तो इस तरह के हाइपोटेंशन के बारे में उनको बताए, इसको मैनेज करने की मैकेनिज्म के बारे में बताए। तो व्हाट इज पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? It is a condition in which when the patient is from lying down position to sit up or stand up position, there is significant fall in systolic blood pressure and diastolic blood pressure. And when there is significant fall of the blood pressure, the patient got cerebral ischemia, blackouts, and this condition is known as orthostatic hypotension or postural hypotension। एंड ज्यादातर ये करवाने का काम करती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड डायरेटिक। और इसका मैनेजमेंट क्या रहता है कि पेशेंट जो है उसको एक्सप्लेन करे, अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोस्चर, पेशेंट को एक्सप्लेन करे टेक मेडिकेशन एट नाइट टाइम, और पेशेंट को एक्सप्लेन करे कि जो मूवमेंट है वो कम से कम करें, और जब भी मूवमेंट करे किसी चीज का सहारा जरूर ले। तो इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है, या फॉल डाउन होने की संभावनाओं को मिनिमाइज करना होता है, इंजुरी से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। बेड में पेशेंट है तो साइड रेल्स अप रखने होते हैं। ये बहुत सारी मैकेनिज्म है, पेशेंट को असिस्ट करना होता है हर काम के अंदर अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है और इससे इंजुरी होने की संभावना सबसे खतरनाक रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरह के मजेदार टॉपिक को जो है सुनने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट याद रखें कि चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर इंडिविजुअल जो है इस तरह के टॉपिक्स का फायदा उठा सके। और मैं समझता हूं कि एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर को क्रैक करने में हर किसी को मदद मिल सके, तभी हमारी एक छोटी सी कोशिश जो है वो कामयाब होएगी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और लगातार पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।